हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रफत शेख, अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सो हमने जो लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था 12th एनसीईआरटी का, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसका इंट्रो एंड पॉपुलेशन जो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस रैपिडली इंक्रीज हुई, उसके कॉजेज, देन उन हाई पॉपुलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ बिल्टअप की टू मेंटेन दी पॉपुलेशन। ये सारी ही चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का मेन कोर टॉपिक, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, द वर्ड कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट and seption mean becoming pregnant. So contraception is something which avoids pregnancy. ऐसी कोई चीज जो कपल को प्रेग्नेंट नहीं होने दे रही है। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्शन कोई ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। ओके, देखिए, बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्ट और विच प्रिवेंट कंसेप्शन। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिससे एक पर्टिकुलर कपल जो है प्रेग्नेंट ना हो पाए और कंसीव ना कर पाए। ओके, अब देखिए, अगर किसी कपल को प्रेग्नेंट नहीं होना है इवन आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेथड्स देख सकते हैं। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि अगर किस प्रेगनेंसी चाहिए तो उसके लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करना चाहिए। जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे देन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से अल्टीमेटली हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड ये एम्ब्रियो जाकर यूट्राइन वॉल में फीमेल के इम्प्लांट हो जाएगा और फर्दर ये फीटस बन के ग्रोथ होगी और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर कपल को प्रेग्नेंट नहीं होना है तो क्या वेज हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट चीज क्या हो सकता है, इधर गैमेट को रिलीज होने से ही स्टॉप कर दिया जाए। मतलब जो ओवा फीमेल गैमेट एंड स्पर्म जो मेल गैमेट है, अगर ये रिलीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। फर्स्ट चेक पॉइंट ये हो गया कि गैमेट के रिलीज को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। अगर इन केस गैमेट्स रिलीज हो गए हैं तो इनको फर्टिलाइज नहीं होने दें, मतलब इन दोनों गैमेट्स को मीट नहीं होने दें। मीट नहीं होंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज इम्प्लांटेशन। इधर केस हो गया है और मेल फीमेल गैमेट रिलीज भी हो रहे हैं, फ्यूज भी हो गए, पर अल्टीमेटली फर्दर ग्रोथ के लिए जो इम्प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है वो फीमेल बॉडी में नहीं हो रहा। तो दीज आर द चेक पॉइंट्स जिन चीज़ों पे हम एक्ट करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज गैमेट के रिलीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। सेकेंड वन इज इफ गैमेट्स आर रिलीज, तो दूसरा चेक पॉइंट हमारा आ जाता है फर्टिलाइजेशन। मेल फीमेल गैमेट को हम फ्यूज ही नहीं होने दे रहे हैं। एंड थर्ड वन इज अगर ये दोनों ही केस हो गए हैं, गैमेट्स भी रिलीज हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, पर वी स्टिल हैव एन ऑप्शन दैट इज इम्प्लांटेशन को नहीं होने देना। तो ये तीनों ही चेक पॉइंट्स हैं, इन चीजों पे एक्ट करके हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ओके, चलिए, तो ईच ऑफ दीज स्टेप कैन बी इनहिबिटेड। इनमें से कोई भी एक स्टेप अगर हम हिंडर करते हैं, इनहिबिट करते हैं, अल्टीमेटली इवेंचुअली कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल की तरह, मतलब ये बर्थ कंट्रोल की तरह एक्ट करता है। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेप क्या हो रहा है? हिंडर हो रहा है, तो प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी हमको। चलिए, नाउ लेट्स लुक एट सम कैरेक्टरिस्टिक कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। ओके, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन इज कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा एक्ट और समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टिंग और अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है ये आइडियली कैसा होना चाहिए? तो देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग इज यूजर फ्रेंडली। जो कपल को ये यूज करना है
वो इजीली इसको यूज कर सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज द फर्स्ट वन, यूजर फ्रेंडली। सेकेंड इज इजीली अवेलेबल। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इजीली अवेलेबल भी तो होना चाहिए ताकि लोग उसको यूज कर सके। द थर्ड वन इज इफेक्टिव। यूज के बाद उसका इफेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज आपने कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किया और उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये आइडियल नहीं हुआ। द फोर्थ वन इज रिवर्सिबल, नो टू लीस्ट साइड इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो कि जब कोई कपल यूज कर रहा है वो प्रॉपरली उस टाइम तक काम करे, बट जब उसको हटा दिया जाए, जब उसका यूज विड्रॉ किया जाए, तो वापस से कपल पहले जैसी स्टेज पे आ जाए, मतलब अगेन प्रेगनेंसी अचीव करने वाली स्टेज पे आ जाए। एंड द सेकेंड पार्ट इज लीड्स टू नो साइड इफेक्ट। ऑब्वियसली कोई ऐसा मेथड हो जिसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हमें देखने मिले, तो ये कपल के लिए, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, देन शुडंट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। ओके, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव हिंडर भी ना करे, किसी तरीके से इंटरफेयर भी नहीं करे। ये कुछ क्वालिटीज हैं हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। चलिए, यूजर फ्रेंडली interferes that the user should be able to use it without the help of doctor। यूजर फ्रेंडली से ये एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ ऐसे, मतलब खुद से इंसान वो चीज यूज कर सके, किसी डॉक्टर या ट्रेन नर्स की जरूरत ना हो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ना। उसके बाद लिखा है लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह पे, एंड लो कॉस्ट होना चाहिए ताकि हर कोई इसको बाय कर सके। ओके, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू द टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इंडिया की पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ी, और उसमें एक रीजन फॉर रैपिड ग्रोथ या फिर आउटबर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन वाज कि कॉन्ट्रासेप्टिव उस टाइम पे वाज नॉट अवेलेबल, इजीली अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं थे इंडिपेंडेंस के टाइम एंड 1980s 1940s के टाइम पे। So now we'll study the different method of contraception. See, the first one is natural method. इसमें हम कुछ ऐसे वेज पढ़ेंगे जो नेचुरल हैं, जो नेचुरली ही प्रेगनेंसी ना होने देते हैं, विदाउट एनी प्रोडक्ट, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी बैरियर। दीज आर द नेचुरल वेज जिससे प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगी कौन से वेज आते हैं। दिस सेकेंड इज बैरियर मेथड। इसमें कपल कोई ऐसा पर्टिकुलर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो एक बैरियर की तरह, एक वॉल की तरह रोल प्ले कर रहा है, हमारे गैमेट्स को मीट होने नहीं दे रहा है। द थर्ड इज केमिकल मेथड। इस मेथड में हम कुछ केमिकल्स की बात करेंगे जो प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं। द फोर्थ इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस या IUDs। ये दीज आर द डिवाइसेस जो फीमेल के यूट्रस में क्या कर दी, इंसर्ट कर दी जाती है एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होने देती। एंड द लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है? दीज आर इरिवर्सिबल मेथड, और अल्टीमेटली ऐसे पेरेंट्स जिनको फर्दर और चिल्ड्रन, बच्चे नहीं चाहिए, वो इस मेथड के लिए ऑप्ट करते हैं। तो ये सभी मेथड अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट नेचुरल मेथड। तो देखिए नेचुरल मेथड में क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया इस मेथड में हमारा जो गैमेट है दैट इज ओवम एंड स्पर्म, ये मीट नहीं होंगे। ओके, नो नीड ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल इक्विपमेंट, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है तो किसी भी तरीके से इस मेथड में हमको कोई फिजिकल इक्विपमेंट की और केमिकल की जरूरत नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द टेम्परेरी मेथड। जब तक ये मेथड यूज किया जाएगा तब तक इसका इफेक्ट आएगा एंड अल्टीमेटली हम प्रीवियस स्टेज में रीच कर जाएंगे। चलिए, तो जो नेचुरल मेथड है इसके अंदर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, 3 तरीके पढ़ेंगे जिससे कॉन्ट्रासेप्शन की तरह एक्ट करता है। द फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, द सेकेंड इज कॉशियस इंटरप्टस एंड द लास्ट वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये वर्ड्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं, बट दीज 3 मेथड्स आर वेरी इजी और मैं बहुत इजीली आपको ये समझाऊंगी। चलिए, द फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको हम कहते हैं रिदम मेथड। इसमें क्या हो रहा है देखिए, पीरियोडिक मतलब
कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओके, किसी एक पीरियड की बात कर रहे हैं ये इस मेथड में। एब्स्टिनेंस मीन्स अवॉइडिंग हैविंग सेक्स। तो इस मेथड में क्या होता है, कपल एक पर्टिकुलर डेज में, सर्टेन डेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करते हैं। अब वो कौन से डेज होते हैं अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो आपको वर्ड से समझ में आया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है। एक पर्टिकुलर पीरियड है, कुछ डेज हैं जिसमें कपल्स क्या करते हैं, क्वेश्चन अवॉइड करते हैं। ओके, सो देखिए दीज मेथड्स आर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये रिवर्सिबल है एंड शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करता है। स्टार्टिंग विद दी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जो हाईली फर्टाइल पीरियड होता है, जिसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर इस टाइम पे कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो देयर आर हाई चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, देखिए इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग क्वेश्चन फ्रॉम डे 10 to 17, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कपल किस ड्यूरेशन में अवॉइड करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो दैट इज फ्रॉम डे 10 to 17। इसके लिए मैं आपको रफली मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के में पढ़ाती हूँ। देखिए जनरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है, 28 डेज की, और इसमें 4 फेजेस होते हैं हमारे, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल में मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रफली ये साइकिल कितने डेज की होती है, 28 डेज की रहती है, और ये 4 फेजेस हमको उसमें मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसको पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स, ये मेच्योर होते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम एक मेच्योर फॉलिकल रिलीज होता है ओवरी से, एंड अल्टीमेटली ल्यूटियल फेज में क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फॉर्मेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस लूशियम, अल्टीमेटली कॉर्पस लूशियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो देखिए वी वर ऑन दिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रफली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की रहती है। तो इस 28 डेज में 10th to 17th डे के बीच में कपल अवॉइड करता है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज ओव्यूलेशन अकॉन ऑन अराउंड 14th डे। ऐसा क्यों, 10th से 17th डे तक कपल अवॉइड क्यों कर रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन 14th डे पे होती है। ओके, अभी आप समझिएगा। ओवर रिमेन वायबल फॉर 1 to 1.5 डेज, मतलब जब ओवम रिलीज हुआ फीमेल की बॉडी में और फेलोपियन ट्यूब में आकर इट इज वेटिंग, तो ये 1 से 1.5 दिन तक ही वायबल रहेगा। वायबल मतलब इफेक्टिव टू गेट प्रेग्नेंट। मतलब समझ लीजिए जैसे हमारे घर में मिल्क आता है, दूध आया, और अब दूध आ तो गया, पर अगर हमने उस मिल्क को विद इन फ्यू टाइम, मतलब थोड़े मिनट्स में या कुछ देर में उसे बॉईल नहीं किया, तो 2-3 घंटे बाद वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसे ही ओवम आता है और ये 1 से 1.5 दिन तक ही वायबल है। वायबल इन द सेंस कि प्रेग्नेंट होने के लिए, फर्टिलाइज होने के लिए ये 1 से 1.5 दिन तक ही केपेबल है। उसके बाद ये नॉन वायबल हो जाता है, मतलब इसके बाद ये प्रेगनेंसी नहीं अटेन हो सकती है। एंड स्पर्म जो रहता है वो अराउंड 3 डेज तक सर्वाइव कर सकता है, मतलब 3 डेज तक अराउंड इसकी वायबिलिटी रहती है। दिस मेक्स द 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी फर्टाइल। इस वजह से, इस कारण से जो हमारा 10 से 17 डे रहता है ये बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है। कैसे होता है एक बार फिर से मैं रफली आपको समझाऊंगी। देखिएगा 14th डे पे ओवर रिलीज हुआ, जो 1 से 1.5 दिन तक ही वायबल रह सकता है। इस टाइम में अगर स्पर्म 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद रिलीज होता है तो क्या हो सकता है कि वायबल ओवम होने के वजह से स्पर्म बहुत ईजिली ओवा को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज कर सकता है। तो इस रीजन से ये पर्टिकुलर टाइम 10 to 17 डे एक बहुत ही फर्टाइल पीरियड बन जाता है फीमेल के लिए, और इसको कहते हैं फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो। ओके, सो इस पीरियड में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई। तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा है।
तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में कपल क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर फर्टाइल विंडो में, फर्टाइल पीरियड में क्वेश्चन सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ओके, नाउ आगे चलते हैं। इवन इफ द स्पर्म एंटर द वेजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग क्वेश्चन ऑन द रिमेनिंग डेज ऑफ द साइकिल, अब अगर 10th to 17 डे की बात ना करें, इसके अलावा 10th to 17 10 डे के पहले या 17 के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर भी कर लेता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो स्पर्म है वो स्विम करके सर्वाइकल कैनाल से आएगा, फिर यूट्रस पहुंचेगा एंड देन अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। बट द स्पर्म फर्दर स्विम टू रीजन एम्प्यूला, फैलोपियन ट्यूब में एक रीजन होता है एम्प्यूला जहाँ पर जो ओवर रहता है दैट वेट करता है स्पर्म के लिए, पर क्योंकि वो फर्टाइल पीरियड नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि वहां पर ओवम ही नहीं होगा, सो अल्टीमेटली देयर विल बी नो कंसेप्शन एंड नो प्रेगनेंसी। तो अभी आपको समझ में आया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या हो रहा है। ये एक ऐसा मेथड है, नेचुरल मेथड, जिसमें किसी इक्विपमेंट की, किसी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है। ओनली कपल को ये पता करना रहता है, फीमेल को ये एनालाइज करना पड़ता है कि ओव्यूलेशन उसका कौन से डे होता है। उनको अपना फर्टाइल पीरियड अगर एक्यूरेटली पता है तो दे कैन ईजली अवॉइड प्रेगनेंसी बाय नॉट हैविंग क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर पीरियड। 10 से 17 दिन जो फर्टाइल पीरियड है, इस दौरान इंटरकोर्स ना करके फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती हैं। और अगर इस फर्टाइल पीरियड के अलावा देयर इज इंटरकोर्स, देयर इज हाई चांसेस कि अगर उस टाइम में स्पर्म एंटर करता है बॉडी में तो उसे ओवम नहीं मिलेगा, और ओवम नहीं मिलेगा तो देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। आई होप यू गेट दिस। अब आगे इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं कि जो ये मेथड है वो कितना इफेक्टिव है। देखिए 80 to 87% इफेक्टिव है। द ड्रॉबैक, सबसे पहले इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टाइल पीरियड की जानकारी होनी चाहिए। ड्रॉबैक क्या है, अगर एक्यूरेट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन प्रिडिक्ट नहीं करा सो इट लिमिट्स द एफिशिएंसी। अगर किसी को अपना 10th to 17 डे एक्यूरेटली नहीं पता है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब ये मेथड का असर कम हो जाता है। By predicting the ovulation date properly and by abstaining from the coition during this period, the efficiency can be increased to 80 to 87%. और अगर कोई फीमेल ने एक्यूरेटली अपने फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड के बारे में पता कर लिया तो देयर इज हाई चांस ऑफ 80 to 87% की प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो दिस इज द फर्स्ट नेचुरल मेथड, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो अपने वर्ड से ही बता रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स एब्सेंट, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स एट पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज द फर्टाइल विंडो। उस टाइम पे कपल अवॉइड करेगा क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स। चलिए ये हमारा फर्स्ट नेचुरल मेथड कंप्लीट हो गया। सेकेंड पे आते हैं, दैट इज क्वाइशस इंटरप्टस, या फिर इसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। ओके, विड्रॉल मेथड, ये अपने नाम से फिर से बता रहा है कि इस मेथड में क्या होगा, समथिंग इज विड्रॉल, है ना। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए दिस मेथड इज फॉर मेल ओनली, दिस मेथड इज फॉर मेल, रिवर्सिबल है एंड शॉर्ट टर्म एक्टिंग है। चलिए, मेल विथड्रॉड पीनिस फ्रॉम द विजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन। अब देखिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल क्या कर रहेंगे, इजैक्यूलेशन मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स रिलीज होने के पहले ही पीनिस को रिमूव कर ले रहे हैं। दिस इज दी क्वाइशस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। ओके, इस वजह से इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और क्योंकि अब स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट सम स्पर्म में एंटर द वेजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन। इसका एक ड्रॉबैक भी है, कई बार कुछ स्पर्म इजैक्यूलेशन के पहले ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, सो देयर इज केस में देयर इज चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट। ओके, नाउ इसकी अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो मॉडरेट है, 80 to 85% चांसेस है कि कपल प्रेग्नेंट नहीं होगा अगर विड्रॉल मेथड का यूज करें। नाउ द थर्ड नेचुरल मेथड इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, मेंसेस ही नहीं हो रहे हैं। ओके,
चलिए इसमें क्या होगा, लैक्टेशनल एमेन्योरिया इज फॉर फीमेल्स ओनली, ये मेथड हमें फीमेल में देखने को मिलता है, रिवर्सिबल एंड दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म मेथड। देखिए क्या होता है, लैक्टेशन मीन्स विमेन फीमेल जब आफ्टर पार्चुरेशन बेबी होने के बाद फीडिंग कराती हैं, लैक्टेट कराती हैं न्यूबॉर्न बेबी को, ये उससे रिलेटेड मेथड है। देखिए क्या हो रहा है, एमिनोरिया रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमिनोरिया क्या होता है, ऐसा जब मेंसेस नहीं हो रहे हैं, जब मेंसेस एब्सेंस है तो इसको हम कहते हैं एमिनोरिया। ये एक टेम्पररी पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी है, मतलब एक फीमेल परमानेंटली इनफर्टाइल नहीं हो गई, उस पर्टिकुलर पीरियड में ये फीमेल क्या हो गई, इनफर्टाइल, मतलब इस टाइम पे देयर विल बी नो प्रेगनेंसी, क्योंकि फर्टाइल ही नहीं है विमेन। ओके, आफ्टर पोस्टपार्टम, बच्चे होने के बाद। इस मेथड में क्या होता है, जब फीमेल न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा रही होती हैं तो जो सक्लिंग एक्शन है बेबी का, जब वो मदर से मिल्क सक कर रहा होता है, ये एक्शन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल लेके जाता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस को सिग्नल लेके जाता है, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस में कम हो जाता है। ओके, बेबी का जो सक्लिंग एक्शन है, ये मतलब सक्लिंग एक्शन इज मिल्क सकिंग एक्शन जो है, ये ब्रेन, फीमेल के ब्रेन तक एक सिग्नल लेके जाता है, और ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज जीएनआरएच का प्रोडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब जीएनआरएच जब कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली एलएच एंड एफएसएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके वजह से अल्टीमेटली देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा जब LH नहीं होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के लिए LH सर्च इज इम्पॉर्टेंट, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी फिर अल्टीमेटली नहीं होगी। तो दिस ऑल हाइपोथैलेमस, GnRH, LH, FSH, ये सारा डिटेल में हम अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको शॉर्ट में ये मुझे समझाना था तो मैंने आपको समझाया। Therefore, the chances of conception are very low during the intense lactation period. फिर से शॉर्ट में मैं आपको पीरियोडिक लैक्टेशनल एमिनोरिया के बारे में बताऊंगी। लैक्टेशनल एमिनोरिया एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे होने के बाद फीमेल में आफ्टर पोस्टपार्टम, मतलब बेबी होने के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में एक टेम्पररी इनफर्टाइल पीरियड आ जाता है, जिसमें ओव्यूलेशन और मेंसेस नहीं हो रहे होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जब विमेन प्रॉपरली इंटेंस फीडिंग करा रही होती है बेबी को, तो बेबी का जो सकलिंग एक्शन है, मिल्क को सक करने का एक्शन, ये फीमेल के ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, और उस सिग्नल की वजह से ब्रेन के हाइपोथैलेमस से हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता है, अल्टीमेटली पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं रिलीज होता है, जो दोनों ही ओव्यूलेशन के लिए और मेंसेस के लिए ज़रूरी है। तो ये हार्मोन रिलीज ना होने की वजह से देयर इज नो ओव्यूलेशन एंड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, अल्टीमेटली देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। ओके, सो दीज आर द 3 नेचुरल मेथड, जिसमें हमारा सबसे पहले आया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, द सेकेंड वन इज कॉइशस इंटरप्टस, एंड द थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। आई होप ये तीनों ही नेचुरल मेथड आपको समझ में आ गए हो। ओके, तो यहाँ हमारा नेचुरल मेथड कंप्लीट होता है। ओके, एक मिनट हम लैक्टेशनल एमिनोरिया की एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 98% ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, पर इसकी लिमिटेशन या ड्रॉबैक ये है कि पोस्टपार्टम के बाद मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक ही हमको ये इनफर्टाइल पीरियड मिलता है, उसके बाद विमेन की रिप्रोडक्टिव साइकिल बैक टू नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, चलिए देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रिदम मेथड। रिदम मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस मेथड में क्वेश्चन कौन किस ड्यूरेशन में नहीं करना चाहिए, तो द आंसर इज 10 to 17। 10 to 17 डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस पीरियड में हमको क्वेश्चन अवॉइड करना है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तो यहाँ हमारा नेचुरल मेथड कंप्लीट होता है। नाउ विल मूव टू दी बैरियर मेथड। ओके, सो देखिए बैरियर मेथड में हमको क्या देखने को मिल रहा है, अपने वर्ड से बता रहे हैं, देयर इज सम वॉल, देयर इज समथिंग व्हिच इज स्टॉपिंग द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। कोई चीज है जो ओवा और स्पर्म को, जो गैमेट से उनको मिलने नहीं देगी। ओके, चलिए द बैरियर मेथड, इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म जो है प्रिवेंट फ्रॉम मीटिंग फिजिकली,
इनको एक दूसरे से मिलने ही नहीं दे रहे, दोनों के बीच में दीवार आ रही है। ओके, सो दिस मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। अब भाई जब हमारा गैमेट ही नहीं मिलेगा, ओवस्पर्म्स मिलेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, चलिए, तो बैरियर मेथड में हम दो चीजें देखते हैं। द फर्स्ट वन आर कॉन्डम्स एंड द सेकेंड वन इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। ओके, चलिए, कॉन्डम्स जो है, फर्स्ट हम स्टार्ट करें विद कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये रिवर्सिबल मेथड है एंड शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करता है जब तक आप इसका यूज कर रहे हैं। ओके, सो देखिए, देयर आर बोथ द टाइप ऑफ कॉन्डम्स, द मेल कॉन्डम्स एंड द फीमेल कॉन्डम। तो मेल कॉन्डम की बात करेंगे, ये क्या करता है, ये पीनिस को कवर करता है और सेमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज ही नहीं होने देता। द सेकेंड वन इज फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम क्या करता है, वेजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल के कवर करता है और स्पर्म को अल्टीमेटली यूट्रस में जाने नहीं देता है। देखिए फीचर क्या है, ज़्यादातर ये जो रहते हैं ये थिन रबर या लेटेक्स शीट के बनते हैं कॉन्डम्स। ओके, और जस्ट बिफोर क्वाइशस के जस्ट पहले इनका यूज़ किया जाता है, प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को जाने ही नहीं देते, तो अल्टीमेटली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए, अब यहाँ पर एक कॉन्डम का के बारे में बताएंगे, दैट इज निरोध। इसमें क्या हो रहा है, ये इंडिया की फर्स्ट कॉन्डम है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया था इन 1963, ताकि लोग ये मेथड्स ऑप्ट करें और पॉपुलेशन मैनेज हो सके। चलिए, अब हम कुछ टाइप्स की कॉन्डम्स के बारे में पढ़ेंगे। द टाइप्स आर लेटेक्स कॉन्डम, प्लास्टिक कॉन्डम, ल्यूब्रिकेटेड एंड स्पर्मिसाइड कोटेड कॉन्डम्स। ये क्या होते हैं, देखिए भाई, सबसे पहले लेटेक्स की कॉन्डम है जो सबसे कॉमन टाइप है, जो किसकी बनी होती है, लेटेक्स की। देन देयर आर प्लास्टिक कॉन्डम्स, ये गुड अल्टरनेटिव है टू दी लेटेक्स कॉन्डम। ल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम क्या होती है, इन कॉन्डम्स के ऊपर क्या रहता है, ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस रहते हैं जो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एंड दिस लास्ट वन इज स्पर्मिसाइड कोटेड कॉन्डम। स्पर्मिसाइड्स, दीज आर दी कंटेंट जो कि स्पर्म्स को किल कर देते हैं। तो देखिए, कॉन्डम कोटेड विद केमिकल विच किल द स्पर्म। तो ये हमारी 4 टाइप्स की कॉन्डम्स हो गई। चलिए, अब कुछ लोगों में देखा गया है कि बाय यूजिंग द कॉन्डम्स उनको इचिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग देखनी पड़ी। ये किस वजह से हो सकती है, लेटेक्स एलर्जी के वजह से। जिनको लेटेक्स एलर्जी होगी उनमें इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल सकती है। 2016 के रिव्यू के अकॉर्डिंग देखा गया कि लगभग 4.3% पॉपुलेशन जो है एलर्जिक है टू लेटेक्स। अब कुछ एडवांटेजेस ऑफ कॉन्डम। कॉन्डम यूज करने के कुछ बहुत बेहतरीन क्या कहते हैं इफेक्ट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज, अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी को ना होने देने के अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी इंडिविजुअल को बचाती हैं। ये इजी टू एक्सेस एंड डिस्पोज, मतलब इसको यूज करना, इसका मिलना मतलब इजीली अवेलेबल है और इनको आप इजीली डिस्पोज भी कर सकते हैं। The last is can be self-inserted, give privacy to the user. And the very important part, इसको यूज करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, तो this is give privacy to the couple. Okay, so these are some advantages of the condoms. अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कि जो फर्स्ट कॉन्डम थी जो बनी थी, दैट वाज मेड फ्रॉम, वो बनी थी शीप के इंटेस्टाइन से। ओके, जो फर्स्ट कॉन्डम बनी थी वो शीप के इंटेस्टाइन से बनी थी, बट क्योंकि ये थोड़ा सा पोरस, मतलब इसके अंदर पोर्स होते हैं शीप के इंटेस्टाइन में, स्मॉल, तो इसके वजह से HIV पास हो सकता है। ये इन्होंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर। हम आगे चलते हैं। द सेकेंड मेथड आफ्टर condoms are the diaphragm, cervical caps and walls. चलिए, diaphragm, cervical caps and walls की बात करें तो ये मेथड आर ओनली फॉर फीमेल्स, रिवर्सिबल मेथड है और शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है। ये किसके बने होते हैं, ज्यादातर ये रबर के बने होते हैं और ये विमेन द्वारा यूज किए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इन डायफ्राम कैप्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्वेश्चन के पहले बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और फिर आफ्टर क्वेश्चन भी फीमेल को एटलीस्ट 6 आवर तक इसको अपने बॉडी में ही इंसर्टेड रहने देना रहता है, और फिर अल्टीमेटली ये स्पर्म की एंट्री को
ब्लॉक कर देते हैं थ्रू सर्विक्स, और देन आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, डायफ्राम्स को, इन सब चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग इट। ओके, तो यहाँ को समझ में आया व्हाट आर दीज। चलिए यहाँ पर सब कुछ डायग्राम बने हुए हैं डायफ्राम के, सर्वाइकल कैप के एंड वॉल्स के। अब देखिए भाई स्पर्मिसाइड क्या है। स्पर्मिसाइड इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंस। ये कॉन्ट्रासेप्टिव सब्सटेंस है जो क्या करता है, अल्टीमेटली स्पर्म्स को इमोबिलाइज कर देता है। स्पर्म्स को मूव करना तो बहुत जरूरी है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि वो एग तक जाए और फिर फर्टिलाइजेशन हो। तो ये स्पर्मिसाइड स्पर्म को इमोबाइल कर देते हैं, इनको मूव नहीं करने देते, अल्टीमेटली इनको किल कर देते हैं यूट्रस में पहुंचने से पहले। ठीक है, इट किल मोस्ट ऑफ द स्पर्म दैट एंटर द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू ज्यादातर जो स्पर्म्स आते हैं उनको स्पर्मिसाइडल क्रीम मैक्स टू मैक्स क्या कर देती है, किल कर देती है। बैरियर मेथड देन ब्लॉक एनी रिमेनिंग स्पर्म्स फ्रॉम पासिंग थ्रू द सर्विक्स। तो बैरियर मेथड अलॉन्ग विद, अभी मैंने आपको बताया था एक कॉन्डम के बारे में जिसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम रहती है। तो क्या इसका कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट करता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम पहले ही मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स को किल कर देगी बिफोर रीचिंग यूट्रस, और बाय चांस कुछ अगर कॉन्डम्स पास भी हो गए तो अल्टीमेटली वो फिजिकल बैरियर कॉन्डम्स की वजह से आगे नहीं जा पाएंगे। तो दिस गिव्स कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो डायफ्राम इज अराउंड 88 to 94% वर्क कर लेता है, इफेक्टिव है। सर्वाइकल कैप 80% एंड वॉल्स आर 84 to 90% इफेक्टिव। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्डम। देखिए ये हमें एसटीडी से प्रोटेक्शन देता है, यस। ये कॉन्सेप्शन प्रिवेंट करता है, यस। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, यस। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, यहाँ एक शॉर्ट सा मैं आपको नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड जो हमने पढ़ लिए हैं इनके बारे में बताऊंगी। ये आप डायग्राम देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो जो आफ्टर दिस जो हमारा मेथड है दैट इज after natural contraceptive method and physical contraceptive method, now we will learn about chemical contraceptives. Okay, ये क्या होते हैं, ये ऐसे मेथड है जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशंस कुछ यूज की जाती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, टू अवॉइड प्रेगनेंसी। चलिए तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ऐसे कॉमिकल कॉन्स्टिट्यूट यूज किए जा रहे हैं, कुछ कॉमिकल कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं जो प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे। ओके, इस टाइप की पिल्स होती हैं जो यूज करनी रहती है मंथली हमको रेगुलरली, जो अल्टीमेटली हमको प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करती है। देखिए ये केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव दो टाइप के हो सकते हैं, इधर दी हार्मोनल वन एंड दी नॉन हार्मोनल वन। हार्मोनल वन में हम स्टेरॉइडल कंटेंट मिलेगा एंड नॉन हार्मोनल आर नॉन स्टेरॉइडल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी जो कंटेंट हमको केमिकल पिल्स में मिलता है दैट इज प्रोजेस्टोजन। ठीक है, व्हाट इज प्रोजेस्टोजन। देखिए ये नेचुरल और सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि सेम प्रोजेस्टेरॉन जैसा होता है। ओके, ये किसकी तरह वर्क करता है, प्रोजेस्टोजन इज सिमिलर टू प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन। ओके, इसको हम और क्या कहते हैं, जेस्ट्रोजन एंड जेस्टेजिन, इसका दूसरा नाम है जेस्ट्रोजन एंड जेस्टेजिन। एक्स्ट्रा प्रोजेस्टिन इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। तो हमको जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में कंटेंट मिलता है दैट इज प्रोजेस्ट्रोजन, जो कि सिमिलर इन एक्शन होता है टू प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये कैसे काम करता है, हमको स्मॉल डोजेस में, छोटे छोटे थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन अलॉन्ग विथ ईस्ट्रोजन लेना पड़ता है, जो कि रिलीज हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। अब फीमेल्स को क्या रहता है, रेगुलर बेसिस में ये प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस ईस्ट्रोजन की पिल लेनी पड़ती है, जो धीरे धीरे हमारे ब्लड में इन हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ा करके रखती है और फिर खुद ही एक एंडोक्राइन सिस्टम जैसे काम करने लगता है। प्रोजेस्ट्रोजन इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड दिस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब द मेन थिंग अबाउट प्रोजेस्ट्रोजन, ये क्या करती है, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देती, ओवम को रिलीज नहीं होने देती, इम्प्लांट नहीं होने देती, और अल्टीमेटली अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजन क्या करता है, एक्ट लाइक अ प्रोजेस्टेरॉन। क्या ये व्हाट इट डज, इट इनहिबिट्स जीएनआरएच। अगेन क्या होता है, ये पिल्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देती, इनको रिलीज नहीं होने देती हाइपोथैलेमस से। अब जब जीएनआरएच ही नहीं होगा तो पिट्यूटरी के पास से एलएच एंड एफएसएच भी रिलीज नहीं होगा। अगर एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली नो ईस्ट्रोजन, और फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवियसली से रिलीज ही नहीं होंगे, और जब ये दोनों रिलीज नहीं होंगे तो प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है और ये ऑब्सेंट रहेगा, तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी ही नहीं होगी और ये कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करेगा। तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी एक बार, ये पिल्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा करके रखती हैं। अब इस वजह से हमारे ब्रेन को लगता है कि देयर इज इनफ ऑफ दिस हार्मोन, तो वो जीएनआरएच को रिलीज नहीं करता। जीएनआरएच ही जब रिलीज नहीं होता तो पिट्यूटरी से एलएच एंड एफएसएच रिलीज नहीं होता, एलएच एंड एफएसएच रिलीज नहीं होता तो ये ओवरी से ओव्यूलेशन ही नहीं होने देते, और फिर वहां से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज नहीं होने देते। अब प्रोजेस्टेरॉन जो कि बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी अगर हो गई उसको मेंटेन करने के लिए, तो अल्टीमेटली इनमें से कोई चीज होती नहीं है और प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ईस्ट्रोजन का जो रोल है, ये मैंने आपको बताया कई बार कॉम्बिनेशन में यूज होता है, तो ईस्ट्रोजन क्या रोल प्ले करता है। ईस्ट्रोजन जो कि हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव कंपन इसमें से आता है, ये यूट्राइन लाइनिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रॉपर मेंटेन करता है, हेंस कंट्रोल द ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग नहीं होने देता है। नॉर्मल थिकेंड यूट्राइन वॉल इज नॉट फेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड thus helping कॉन्ट्रासेप्शन। अब क्योंकि ये थिकनिंग किसके वजह से हुई है, इन पिल्स के वजह से, नॉट फ्रॉम आवर बॉडीज नेचुरल हार्मोन। तो ये थिकनिंग दो इट इज नॉर्मल, पर ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, ये रिसेप्टिव नहीं होती टू दीज हार्मोन और यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ईस्ट्रोजन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव अल्टरनेट यूट्राइन एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अब कॉन्ट्रासेप्टिव में पिल्स में जो ये ईस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है, ये यूट्रस के एनवायरनमेंट को चेंज करता रहता है और इस वजह से प्रॉपर इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। Some hormonal chemical contraceptive cause secretion of thick mucus which block the cervix and act the plug। अब क्या होता है, कुछ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमारा सर्विक्स एरिया होता है यहाँ पर एक थिक सा म्यूकस प्लग बना देते हैं, तो जब वो प्लग के वजह से स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और इस तरीके से स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है एंड देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन।
Now we are moving forward to the hormonal chemical contraceptive method. अब कुछ मैंने जैसे आपको बताया केमिकल मेथड में भी देर आर हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल, तो अब हम हार्मोनल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किन फॉर्म्स में रहता है? पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट, स्किन पैचेस एंड वेजाइनल रिंग। ये स्टेरॉइडल जो हमारे हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में अवेलेबल है इन मार्केट। इनके बारे में अब आप पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पिल क्या होती है? देखिए इस तरीके का टैबलेट का पैकेट रहता है जो वुमेन ये मेथड यूज करती हैं, केमिकल मेथड। उसमें क्या होता है, इस तरीके का पैकेट रहता है और रोज सेम टाइम पे वुमेन को एक एक पिल खानी रहती है। अगर आप एक भी दिन पिल मिस करते हैं तो इस मेथड की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ठीक है। और ये पिल मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम, जिस टाइम पे मेंसेस होते हैं उस टाइम पे नहीं खाई जाती। तो कई बार ये पैकेट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 21 डेज की पिल रहेंगी और वो मेंस्ट्रुअल फेज की पिल नहीं रहेंगी। और ताकि हैबिट ना छूटे तो कुछ पैकेट्स ऐसे रहते हैं जिसमें 21 डेज की पिल रहती है और वो 7 डेज की इस तरीके के अलग कलर की पिल रहती है जिसके अंदर कोई मेडिसिनल इफेक्ट नहीं होता है, वो प्लेन प्लेसिबो होती है ताकि विमेन उसको लेती भी रहे और उनकी हैबिट ना छूटे। ओके चलिए देखिए, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। इन पिल से क्या मिलता है? प्रोजेस्टोजन मिलता है और प्रोजेस्ट्रोजन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है, इसका यूजेज किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया। एफिशिएंसी तो इसकी अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं तो 90 to 99% है, मतलब वेरी इफेक्टिव। अगर आप डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको बताया है और आप उसको रेगुलरली ले रहे हैं तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड। दीज पिल्स आर नॉट टेकन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जैसे मैंने आपको बताया मेंसेस के टाइम पे ये पिल्स नहीं ली जाती। पिल्स जो रहती हैं रोज लेनी पड़ती हैं 21 डेज के लिए और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5-6 डेज से इसको स्टार्ट किया जाता है, मतलब आफ्टर दैट। पिल्स 99% इफेक्टिव रहती है, पर अगर एक सिंगल डोज भी आपने मिस किया तो इसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाती है टू 90 to 91%। इंटेक ऑफ द पिल मस्ट बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, मतलब आप जिस तरीके से रोज ले रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में जिस टाइम पे ले रहे हैं, देर विल बी गुड, दैट विल बी गुड अगर आप उसी सेम टाइम पे रेगुलरली पिल लें। ओके अब हमारा पिल्स के बाद सेकेंड हार्मोनल मेथड आता है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस में क्या होता है? देखिए ये भी क्या है, प्रोजेस्टेरोजन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है एंड इंट्रामस्कुलर मसल्स में इनको इंजेक्ट किया जाता है वंस इन 3 मंथ। एक हर 3 महीने में ये इंजेक्शंस आपको अपने मसल्स में इंजेक्ट कराने रहते हैं और दिस इज इफेक्टिव अप टू 94 to 99% इनका इफेक्ट रहता है। ओके तो पिल्स आपको रेगुलरली लेनी है, पर इंजेक्शन जो रहते हैं वो 3 मंथ में एक बार लेना है। नाउ द इम्प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए माचिस की तीली जैसा एक इस तरीके का डिवाइस रहता है, रॉड ऑफ प्लास्टिक और अदर इनर्ट मटेरियल, प्लास्टिक का बन सकता है और दूसरे इनर्ट मटेरियल्स के ये बन सकते हैं ये इम्प्लांट्स, जिसके अंदर क्या रहता है? फॉर्म ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कॉल्ड इटोनोजेस्ट्रन। और ये जो इस इम्प्लांट्स के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है उसका नाम रहता है इटेनोजेस्ट्रल। ओके अब क्या होता है, ये कैसे कोई ट्रेन नर्स या फिर डॉक्टर इन इम्प्लांट्स को इंसर्ट कर देते हैं हमारे ये हाथ आर्म की स्किन के नीचे। ओके above the elbow. The implant provide conception for 3 to 4 years if inserted once. अगर एक बार आपने इसको इंसर्ट कर दिया तो 3 से 4 साल तक आपको इसकी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी और ये 99% इफेक्टिव रहते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में। ओके नाउ द अनदर हार्मोनल मेथड इज स्किन पैचेस। कुछ इस तरीके के पैचेस रहते हैं जो हमें बॉडी में अलग अलग एरिया में लगा सकते हैं। एंड अगेन इसमें क्या होता है, इट इज अ ट्रांसडर्मल पैच, स्किन पे लगाने वाला एक पैच होता है जो स्किन पे लगा देते हैं और इनमें क्या रहता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ये पैचेस धीरे धीरे हमारे ब्लड में स्किन के थ्रू हार्मोन को रिलीज करते रहते हैं। ओके पैचेस आर एफिशिएंट बट इन रेयर केस इट मे फॉल, सो मस्ट बी माइंडफुल अबाउट इट।
अब ये पैचेस बहुत इफेक्टिव रहते हैं, पर कई बार ऐसा हो सकता है ध्यान नहीं देने पे कि पैच शायद स्किन से निकल के गिर जाए। तो उस चीज जो भी इस तरीके के मेथड को यूज करता है उनको देखते रहना पड़ता है कि पैचेस अपनी जगह पे हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बटॉक रीजन पे, एब्डोमिनल रीजन पे, अपर आर्म वाले रीजन पे और अपर टॉर्सो में ये इम्प्लांट किए जा सकते हैं और इट इज अराउंड 99% इफेक्टिव। अब द सेकंड अनदर वन इज वेजाइनल रिंग्स। नाम से बता रहे हैं वेजाइना की कुछ रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? स्मॉल फ्लेक्सिबल सॉफ्ट प्लास्टिक रिंग जो कि क्या रिलीज करती हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन। ये कुछ रिंग्स हैं जो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल से रहती हैं, जो कंटिन्यूसली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती रहती है। कैसे यूज होती है? देखिए, मैनुअली डॉक्टर क्या करता है, इन रिंग्स को इंसर्ट कर देता है इन वेजाइना के अंदर, और ये लगभग 99% इफेक्टिव होती है। ठीक है, हाउएवर बिकॉज द इम्प्रॉपर यूज समटाइम्स, कई बार क्या होता है अगर आप प्रॉपरली इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो ये बॉडी से वेजाइना से एक्सपेल आउट बाहर निकल सकती है, तो इनके फिर चांसेस कम हो जाते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद द पेशेंट जो ये यूज करते हैं मेथड, उनको माइल्ड डिस्कम्फर्ट रहता है इन एब्डोमिनल रीजन। ओके, अब हार्मोनल केमिकल कॉम्पोजिशन जो मेथड्स हैं इनके कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे कि जो भी हार्मोनल स्टेरॉइडल बेस यूज करते हैं उनमें इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं। मूड इनका कभी गुस्से में, कभी चिड़चिड़, कभी खुश, बहुत ही मूड स्विंग्स देखने को मिलती है। डिप्रेशन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन, सोर ब्रेस्ट मिल सकता है, वेजाइनल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन मिल सकते हैं, और ये कोई भी तरीके के एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देता है। और क्योंकि ये हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, चेंज करता है, तो सेक्सुअल ड्राइव भी लो हो सकती है, एंड माइग्रेन एंड नोजिया जैसी कंप्लेन भी ऐसे पेशेंट में दिखने मिल सकती है। चलिए, अब हमारा जो नॉन हार्मोनल मेथड है जो हम लास्ट टाइम भी पढ़ते दैट वाज सही, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, गुड बाय, विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।